कहानी की शुरुआत एक ऐसी औरत से होती है जो बाहर से बेहद साधारण और बिखरी हुई लग रही थी, लेकिन उसके अंदर छुपा राज किसी को भी हैरान कर सकता था। वो औरत एक बड़ा सा सूटकेस घसीटते हुए एक महंगे लग्जरी स्टोर में घुसती है। वहां वह आराम से करोड़ों की कीमत वाले बैग उठाती है, उनकी तस्वीरें लेती है जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। स्टाफ उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता है और बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी वो औरत शांत आवाज में कहती है वो उन सभी चीजों का पेमेंट करेगी जिन्हें उसने छुआ है। इतना सुनते ही सब चौंक जाते हैं और अगले ही पल वो अपना सूटकेस खोलती है जो पूरी तरह कैश से भरा होता है। पैसे इतने ज्यादा होते हैं कि स्टाफ को मशीन से गिनना पड़ता है। और हैरानी की बात यह कि वो औरत वहीं पैसों के पास लेटकर आराम से सो जाती है, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। उस औरत का नाम था सारा, एक ऐसा नाम जिसे कोरिया के अमीर और ताकतवर लोग इज्जत से लेते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि सारा सिर्फ एक हाई प्रोफाइल महिला नहीं बल्कि एक बेहद चालाक ठग भी थी। उसी समय पुलिस को एक नाले के पास एक महिला की लाश मिलती है। उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था, पहचानना मुश्किल था। उसके फिंगरप्रिंट्स भी कहीं दर्ज नहीं थे। वहां सिर्फ एक बैंगनी रंग का बेहद खास और यूनिक हैंडबैग मिला जिसका अपना एक खास सीरियल नंबर था, दुनिया में बस एक ही। पुलिस को शक होता है कि कातिल ने यह बैग जानबूझकर छोड़ा है, जैसे वो अपनी ताकत दिखा रहा हो। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि महिला के चेहरे पर बार बार वार किए गए थे। ये साफ तौर पर बदले की हत्या लग रही थी, लेकिन असली मौत ठंड से हुई थी। पुलिस उस बैग के सीरियल नंबर के जरिए उसके मालिक तक पहुंचती है। वो बैग एक बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी की सीईओ योजिन का था। जैसे ही योजिन उस लाश के पैर पर बने टैटू को देखती है वो टूट जाती है। वो पहचान लेती है कि वो लाश उसकी सबसे करीबी दोस्त सारा की है। पूछताछ में योजिन बताती है कि सारा एशिया रीजन में एक बेहद रहस्यमयी और लग्जरी ब्रांड की बड़ी अधिकारी थी, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। उसकी शुरुआत एक महंगे बैग से हुई थी। योजिन को याद आता है जब उसने पहली बार सारा को एक स्टोर में देखा था, सूटकेस घसीटती हुई साधारण सी दिखने वाली लड़की जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के अरबों का बैग कैश में खरीद लिया था। उस पल ने योजिन के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। बाद में योजिन ने अपनी सारी बचत खर्च करके एक लिमिटेड एडिशन बैग खरीदा, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस दुनिया का हिस्सा बन सके। लेकिन उसी स्टोर में उसने एक और खूबसूरत बैग देखा जो किसी और का था और उसे तुरंत समझ आ गया कि वो सारा का है। धीरे धीरे सारा के बारे में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता वो यूरोप के शाही लोगों के लिए काम करने वाले एक पुराने और रहस्यमयी ब्रांड की बड़ी अधिकारी है। उस समय योजिन खुद भी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एक वीआईपी पार्टी में उसे एक अमीर औरत ने सबके सामने नीचा दिखाया, उसके ब्रांड को छोटा बताया और उसे अपने बराबर का नहीं समझा। उसी शर्मिंदगी के बीच एक औरत उससे टकरा जाती है और उसका बैग खराब कर देती है। योजिन गुस्से में होती है, लेकिन सामने वाली औरत बेहद शांति से बार बार माफी मांगती है और बदले में उसे उससे भी महंगा बैग देने की पेशकश करती है। तभी योजिन को एहसास होता है वो औरत सारा है। बाद में दोनों की मुलाकात फिर होती है और सारा उसे ड्रिंक के लिए बुलाती है। सारा हमेशा ऐसे ऑफर देती थी जिन्हें ठुकराना नामुमकिन होता था और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। योजिन मानती है कि वो हमेशा से हाई सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना चाहती थी और सारा उसे उस दुनिया का रास्ता दिखा रही थी। सारा हर मायने में परफेक्ट लगती थी, जैसे योजिन की जिंदगी उसी से मिलने के लिए इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन सारा अपने रूममेट की धोखेबाजी के कारण योजिन के साथ रहने आ जाती है और दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। कुछ समय बाद सारा अचानक होटल बनाने का आइडिया देती है और योजिन को लगता है कि ये उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला मौका है। योजिन चाहती थी कि उसका नॉक्स ब्रांड सारा के लग्जरी ब्रांड के साथ मिलकर उस होटल के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करे। उसे यकीन था कि सारा के ब्रांड का नाम उसके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। इसी उम्मीद में वो इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी रकम निवेश करने का फैसला कर लेती है और फिर जैसे किस्मत अचानक बदल जाती है। सारा का ब्रांड तेजी से मशहूर हो जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स उसके प्रोडक्ट्स के दीवाने हो जाते हैं। हर लॉन्च के साथ ही सामान मिनटों में बिक जाता है। पहले ही महीने में योजिन को भारी मुनाफा मिलता है और उसका भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जिस दिन नए प्रोडक्ट का लॉन्च होता है वही दिन आखिरी होता है जब योजिन सारा को देखती है। सारा जैसे हमेशा जाने के लिए तैयार रहती थी, उसका सूटकेस कभी पूरी तरह खुला ही नहीं और आज योजिन को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि अगर उसने उसी वक्त सारा के गायब होने की रिपोर्ट कर दी होती तो शायद सब कुछ अलग होता। पुलिस उसकी कहानी सुनती है, लेकिन एक अधिकारी ऑफिसर को कुछ अजीब लगता है। वो नोटिस करता है कि योजिन अपने दोस्त की दी हुई इतनी कीमती बैग को लापरवाही से जमीन पर रख देती है। उसके मन में शक पैदा होता है, क्या ये बैग नकली है और क्या उनकी दोस्ती भी सिर्फ एक दिखावा थी। धीरे धीरे कप्तान पार्क को भी महसूस होने लगता है कि इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा। जांच आगे बढ़ती है और एक बड़ा सच सामने आता है। योजिन ने जिस पैसे से निवेश किया था वो असल में उसका खुद का नहीं था, बल्कि उसने उसे गलत तरीके से हासिल किया था और इसी पैसे को वापस पाने के लिए उसने सारा के अपहरण की साजिश रची थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। अपहरण करने वालों ने गलती से सारा की जगह किसी और औरत को उठा लिया जिसका नाम था ह्योन। पुलिस समय रहते उसे बचा लेती है। थाने के बाहर कप्तान पार्क की मुलाकात उसी औरत से होती है। हाथ में छड़ी, चेहरे पर चोट के निशान और आंखों में डर। वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई थी। कप्तान पार्क उसे सहारा देता है, यहाँ तक कि अपने टाई से उसके आंसू पोंछने को कहता है। लेकिन जाते जाते वो औरत कुछ अजीब सी बात कहती है जो उस समय तो समझ नहीं आती, लेकिन बाद में एक छोटा सा डिटेल सब कुछ बदल देता है। वो कहती है कि उसकी बाईं टांग घायल है, लेकिन छड़ी भी उसी तरफ पकड़ती है। ये छोटी सी बात कप्तान पार्क के दिमाग में शक का बीज बो देती है।
शायद सच कुछ और ही है। उधर जांच टीम को एक और बड़ा झटका लगता है। वो सारा के बारे में हर रिकॉर्ड चेक करते हैं, नाम, जन्म तारीख, पढ़ाई, पता, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। जैसे सारा नाम की कोई इंसान कभी थी ही नहीं। अब पुलिस एक और अहम शख्स से मिलने जाती है, सॉन्ग सीन, एक खतरनाक सूदखोर। लेकिन उसकी कहानी पूरी तरह अलग होती है। वो बताता है कि उसे किडनी की गंभीर बीमारी थी और उसकी हालत इतनी खराब थी कि ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसके अपने ही लोग, परिवार, दोस्त, सब ने उसे मना कर दिया। उसी टूटे हुए वक्त में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, दुआ, जो आगे चलकर सारा बनती है। सॉन्ग सीन हर दिन शराब में डूबा रहता था, जिंदगी से हार चुका था। लेकिन उस होटल में जहाँ सब उससे दूर रहते थे, दुआ ही थी जो उसके पास बैठती थी, उसकी बातें सुनती थी। एक दिन दुआ ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अपनी किडनी देने को तैयार थी, लेकिन बदले में एक बहुत बड़ी रकम मांगती है। और इस पूरे काम को कानूनी दिखाने के लिए वो नकली शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि दुआ का असली मकसद पैसा नहीं था। वो समझ चुकी थी कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि वो पैसे कैसे खर्च करते हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि वो पैसे बनाते कैसे हैं। और सही मौके का इंतजार करके वो अपनी पहचान बदल सकती थी। सॉन्ग सीन की मदद से दुआ ने अपने लिए एक नई पहचान बनाई, सारा। शादी के बाद सॉन्ग सीन ने उसे एक नकली हीरे की अंगूठी दी, लेकिन उसकी हैसियत ऐसी थी कि हर कोई उसे असली ही समझता। उसी पल सारा को जैसे एक नई समझ मिली कि इस दुनिया में सच से ज्यादा मायने रखता है दिखावा। उनकी शादी सिर्फ एक सौदा थी, उसमें न प्यार था, न इज्जत, न कोई सच्चा रिश्ता। किडनी ट्रांसप्लांट के नियमों के अनुसार पति पत्नी को कम से कम 1 साल तक शादीशुदा रहना जरूरी था, इसलिए दोनों ने 2 साल का एग्रीमेंट किया। सॉन्ग सीन ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सारा के लिए एक पूरी नकली पहचान बना दी। उसे एक जीनियस की तरह दिखाया गया जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी। लेकिन जब भी कोई कैम्ब्रिज की बात करता, सारा उस सवाल से बचने की कोशिश करती। कभी कभी तो ऐसी बातें कह देती जो बिल्कुल बेकार और बेमेल होती थी, सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए। फिर भी उसकी अदा और आत्मविश्वास लोगों को पसंद आता था। एक अमीर औरत तो इतनी प्रभावित हुई कि उसने सारा को एक खास जगह ले जाने का वादा किया, एक ऐसी दुनिया जहां बोरिंग रिश्ते नहीं, सिर्फ चमक दमक और आकर्षण था। इस नई दुनिया में कदम रखते ही सारा ने अपना अगला कदम उठाना शुरू कर दिया। उसने इशारा दिया कि वो एक बड़ा बिजनेस शुरू करने वाली है। उसका सपना था एक हाई एंड ब्रांड को कोरिया में लाना, लेकिन उसे सही जगह नहीं मिल रही थी। तभी एक बड़े आदमी ने उसे एक प्राइम लोकेशन ऑफर की। बस बदले में वो चाहता था कि सारा उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दे। और यहीं से सारा के सबसे बड़े खेल की शुरुआत होती है। वो अच्छी तरह जानती थी कि जितना वो लोगों को अपने प्रोडक्ट से दूर रखेगी, उतना ही लोग उसके पीछे भागेंगे, क्योंकि असली कीमत उस बैग की नहीं होती, बल्कि उस एहसास की होती है जो वो देता है। स्टेटस, ऊंचाई और दूसरों से अलग होने का अहंकार। असल में सारा वही बेच रही थी, एक एहसास। उसके बैग कोरिया में ही बनते थे, फिर उनके हिस्सों को अलग करके इंग्लैंड भेजा जाता, वहां असेंबल किया जाता और फिर वापस इंपोर्ट कर लिया जाता। इस तरह वो कानूनी तरीके से एक साधारण प्रोडक्ट को विदेशी लग्जरी बना देती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने ब्रांड की एक झूठी लेकिन बेहद आकर्षक कहानी भी बनाई। उसने दावा किया कि उसका ब्रांड 100 साल पुराना है, यूरोप के शाही लोगों के लिए काम करता है, यहाँ तक कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सारा खुद मार्केट में नकली प्रोडक्ट भी छोड़ती थी। उसके हिसाब से अगर नकली चीजें हैं तो असली जरूर होगी। और यही सोच लोगों के दिमाग में उसके ब्रांड की वैल्यू और बढ़ा देती थी। इसी दौरान सारा की नजर एक छोटी सी वर्कशॉप पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की ने ऐसा बैग बनाया था जो असली से बिल्कुल अलग नहीं दिखता था। उस लड़की का नाम था मी जोंग। मी जोंग में एक खास हुनर था, वो लग्जरी बैग बनाने में जीनियस थी। सारा ने तुरंत उसकी पूरी वर्कशॉप को अपने साथ जोड़ लिया। उसने मी जोंग को एक बेहद मुश्किल डिजाइन को दोबारा बनाने को कहा। मी जोंग ने दिन रात मेहनत की, हर छोटी सी डिटेल को परफेक्ट बनाया, जैसे वो कोई कलाकृति बना रही हो। जब बैग तैयार हुआ तब सारा ने वो बैग देखा तो वो खुद भी हैरान रह गई। उसने सोचा था कि वो तैयार है, लेकिन असलियत उससे भी ज्यादा परफेक्ट थी। रात के सन्नाटे में छत पर खड़ी होकर सारा ने मी जोंग से कहा कि जैसे ही उसे निवेश मिलेगा वो इन बैग्स को बड़े पैमाने पर बनाना शुरू कर देगी। उसे पूरा भरोसा था कि मी जोंग इस काम को बेहतरीन तरीके से संभाल लेगी। लेकिन मी जोंग के अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। उसने कहा कि वो सिर्फ नकल कर सकती है, असली टैलेंट उसका नहीं है। इस पर सारा मुस्कुराई और बोली, जब असली और नकली में फर्क करना इतना मुश्किल हो जाए तो क्या उसे किस्मत नहीं कहा जा सकता। सारा ने मी जोंग को अच्छी खासी रकम एडवांस में देने का वादा किया और एक लंबे साथ की उम्मीद जताई। मी जोंग ने पेमेंट कैश में मांगी और यहीं से सारा को थोड़ा शक हुआ। इतनी टैलेंटेड लड़की जो यहाँ छुपकर काम कर रही है, जरूर उसके पीछे कोई राज है। आखिरकार मी जोंग ने सच बताया, वो बचपन में घर से भाग गई थी, उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए वो बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकती थी। ये सुनकर सारा ने आधे मजाक में कहा कि उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है जैसे वो भी कहीं से भाग कर आई हो। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा होने लगा, लेकिन सारा ने इस रिश्ते में एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया। उसने मी जोंग और अपनी पहचान के बीच की सीमा को धुंधला करना शुरू कर दिया। वो मी जोंग को अपने नाम से महंगे स्टोर्स में कपड़े ट्राई करने भेजती, क्योंकि दोनों का शरीर लगभग एक जैसा था। आईने के सामने खड़े होकर सारा खुद कहती, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। जब मी जोंग ने पहली बार सारा के नाम से वो खूबसूरत ड्रेस पहनी तो जैसे वो खुद को पहचान ही नहीं पाई। आईने में दिख रही वो लड़की किसी और दुनिया की लग रही थी। वो खुद को देखती रह गई, हैरान भी और मोहित भी। उसने समझाने की कोशिश की कि वो सारा नहीं है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सब कुछ बदल चुका था। उसी दिन उसे एक पार्सल मिला जिसमें एक फोन था। जैसे ही उसने फोन उठाया, सारा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और बोली, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। यहाँ तक कि उस फोन का नंबर भी सारा के नाम पर रजिस्टर था। इसके बाद सारा उसे लाइब्रेरी ले गई और कहा कि डिग्री ही सब कुछ नहीं होती, बिना पढ़ाई के भी दुनिया को समझा जा सकता है। धीरे धीरे
धीरे सारा ने मिजोंग की पूरी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसे बैंक अकाउंट दिलाया, फोन दिया, जैसे वो उसकी एक नई जिंदगी तैयार कर रही हो। जब मिजोंग बीमार पड़ती थी तो वो अस्पताल तक नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास पहचान नहीं थी। सारा ने उसे अपनी मेंबरशिप कार्ड दे दी और कहा जब भी जरूरत हो उसे इस्तेमाल करना। मिजोंग समझ ही नहीं पा रही थी कि सारा उसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। सारा बस इतना कहती, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है। धीरे धीरे इस नई दुनिया की चमक दमक में मिजोंग खोने लगी। ऊंचे समाज की छोटी सी झलक ने ही उसे बांध लिया। अब वो उस दुनिया से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। एक दिन उसे सारा का वॉलेट सोफे पर मिलता है, लेकिन इस बार वो उसे तुरंत लौटाने के बजाय उसके अंदर रखे मेंबरशिप कार्ड का इस्तेमाल करती है और यहीं से वो एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ती है। अगले कई महीनों तक मिजोंग सारा बनकर लग्जरी स्टोर्स में शॉपिंग करती रहती है। सारा का नाम तो हर जगह मशहूर था, लेकिन उसका असली चेहरा बहुत कम लोगों ने देखा था। मिजोंग धीरे धीरे पूरी तरह सारा बनती जा रही थी। उसकी तरह बोलना, उसकी तरह चलना, यहाँ तक कि उसकी तरह सोचना भी। लेकिन सच ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता था। एक दिन शॉपिंग मॉल के बीच में ही सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। उसके पैर पर बने टैटू को देखकर साफ समझ आ जाता है कि उसने सारा की हर छोटी सी डिटेल को कॉपी करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि टैटू भी लगभग वैसा ही बनवा लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिक्योरिटी ने उसे कोई सख्त सजा नहीं दी। बस कहा कि कार्ड के असली मालिक चाहते हैं कि मामला चुपचाप खत्म हो जाए और वो बिना शोर किए वहां से चली जाए। उसी पल मिजोंग को समझ आ जाता है ये सब सारा का रचा हुआ खेल था, उसे नीचा दिखाने के लिए। वो टूट जाती है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती कि जिसने उसे नई जिंदगी दी वही उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सारा के लिए ये सब सिर्फ एक खेल था, एक परफॉर्मेंस। वो न सिर्फ बैग बेच रही थी, न सिर्फ एक ब्रांड, बल्कि वो बेच रही थी लोगों का घमंड, उनकी शर्मिंदगी और दूसरों से बेहतर होने का एहसास। फिर भी इतने सब के बावजूद सारा अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची थी जहां वो पूरी तरह अपने सपने को पूरा कर सके। इसी दौरान सारा एक हाई एंड बार में बार बार जाने लगती है और हर बार एक ही लड़के को बुलाती है, जीहुआन एक मॉडल था, लेकिन सारा हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी। उसकी ठंडक और रहस्यमयी अंदाज ने जीहुआन के मन में उसके लिए और जिज्ञासा पैदा कर दी। एक दिन जीहुआन जानबूझकर उसकी कार की चाबी अपने पास रख लेता है और जैसा उसने सोचा था सारा उसे मैसेज करती है। जब वो कार लौटाने जाता है तो सारा को नंगे पांव खड़ा देखता है, आंखों में उदासी लिए, जैसे वो कहीं से भाग कर आई हो। जीहुआन बिना कुछ सोचे अपने जूते उसे दे देता है, लेकिन जैसे ही उसे सॉन्ग सीन का नाम पता चलता है वो चौंक जाता है क्योंकि सॉन्ग सीन उस इलाके का सबसे खतरनाक सूदखोर था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। जीहुआन को समझ नहीं आता कि सारा ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रही है। उसे लगता है कि शायद सारा फंस गई है, लेकिन सारा शांत होकर कहती है उस इंसान के साथ रहते हुए उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। जीहुआन मजाक में कहता है कि वो सारा के साथ भाग जाना चाहता है, बिना किसी पैसे के, बस थोड़ा और समय उसके साथ बिताना चाहता है। वो सच में सारा की परवाह करने लगता है। दोनों एक आम कपल की तरह सड़क किनारे बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं। तभी जीहुआन की नजर सारा के हाथ पर पड़ती है जहां इंजेक्शन के निशान और चोट के दाग होते हैं। वो तुरंत सोचता है कि शायद ये सब सॉन्ग सीन की वजह से है और गुस्से में आकर वो पूछता है वो ऐसी जिंदगी क्यों जी रही है। गुस्से और दर्द में वो कह देता है कि वो उस आदमी को खत्म कर देगा ताकि सारा आजाद हो सके। लेकिन जैसे ही वो सच में सॉन्ग सीन पर हमला करने जाता है सारा उसके सामने आकर उसे बचा लेती है और इशारे से जीहुआन को भाग जाने को कहती है। जीहुआन घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। समय के साथ सारा सॉन्ग सीन को सबसे ज्यादा समझने लगती है। जब उसे इलाज की जरूरत होती तो सारा ही चुपचाप उसकी देखभाल करती। लेकिन इस नकली जिंदगी के बीच सारा के अंदर एक गहरा दर्द पल रहा था। वो खुद से ही हारने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। वो पछताने लगती है कि उसने कभी अमीरी का वो एहसास क्यों छुआ, क्योंकि एक बार उस दुनिया को महसूस करने के बाद शायद वो कभी सच में उसे पा नहीं पाएगी। तभी किस्मत एक और खेल खेलती है। सॉन्ग सीन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसकी हालत नाजुक हो जाती है। उस वक्त सारा उससे कहती है उसे किसी चीज का अफसोस नहीं है, बस वो अपनी बाकी जिंदगी सारा बनकर जीना चाहती है। अस्पताल में सॉन्ग सीन होश में आता है और एक आखिरी फैसला करता है। वो अपनी सारी दौलत अपनी पत्नी सारा के नाम कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारा फिर भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला करती है। सॉन्ग सीन उससे पूछता है जब वो मर जाता तो सारी दौलत वैसे भी उसे मिल जाती, फिर उसने ऐसा क्यों किया। सारा बहुत ही शांति से जवाब देती है वो थोड़ा और इंतजार कर सकती है और वैसे भी शायद उसे ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। उस पल सॉन्ग सीन समझ नहीं पाता कि सारा के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस होता है कि उस एक पल के लिए सारा ने अपने ठग होने की पहचान को पीछे छोड़ दिया था। ऑपरेशन के बाद सारा जैसे दुनिया से गायब हो जाती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। कुछ समय बाद सारा जीवोन को एक लग्जरी अपार्टमेंट गिफ्ट करती है जैसे एक आखिरी विदाई। वो उससे कहती है अपने अतीत को भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन असल में जीवन अब सारा के खेल का एक हिस्सा बन चुका था। सारा उसे अमीर लोगों के करीब भेजती है ताकि वो उनके बीच जगह बना सके। इन बड़े लोगों का असर बहुत ताकतवर होता है और कुछ ही क्लाइंट से किसी भी ब्रांड की किस्मत बदल सकती है। अब सारा को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, हाई सोसाइटी में अपनी पहचान, और इसमें जीवन की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। वो न सिर्फ खुद अमीर औरतों के करीब जाता है बल्कि दूसरे मॉडल्स को भी सारा के ब्रांड के बैग्स देता है। ये लोग पैसे लेकर उस ब्रांड का नाम अमीरों के बीच फैलाते हैं। छोटी छोटी चीजें मिलकर भरोसा बनाती हैं और जब ये भरोसा अपने चरम पर पहुंचता है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। इसी तरह सारा ने अपने ब्रांड के लिए एक वफादार कस्टमर बेस तैयार कर लिया। इसके बाद उसने एक और चाल चली। उसने ग्राहकों को उनके स्टेटस के हिसाब से ट्रीट करना शुरू किया। जो जितना अमीर उसे उतनी खास इज्जत और जो साधारण दिखे उसे दरवाजे से ही बाहर निकाल दिया जाए।
जाता। सारा जानती थी कि ऊंचे लोग हमेशा खास और अलग महसूस करना चाहते हैं और वो उन्हें वही एहसास दे रही थी। साथ ही उसने अपने प्रोडक्ट्स की संख्या बहुत सीमित रखी ताकि लोग लाइन में लगकर उनका इंतजार करें, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और प्रोडक्ट्स की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन मी जोंग एक स्टोर में जाती है और वहां वो देखती है कि उसके हाथों से बना हुआ बैग एक आर्ट पीस की तरह सजाकर रखा गया है जिसकी कीमत आसमान छू रही है। उसी पल उसे समझ आता है कि सारा का पूरा साम्राज्य उसके टैलेंट के शोषण पर खड़ा है। उसके अंदर गुस्सा और दर्द भर जाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो इससे कहीं ज्यादा की हकदार है। वो अपने छोटे से कमरे में लौटती है जहां सारा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। मी जोंग उससे सवाल करती है उसने उसके सामान के साथ छेड़छाड़ क्यों की, लेकिन सारा तुरंत बात पलट देती है और उस पर ही आरोप लगाने लगती है। वो कहती है कि लोग मी जोंग को एक नकली और दिखावटी इंसान समझते हैं। सारा ठंडे अंदाज में कहती है अगर किसी की नकल करनी है तो कम से कम सही तरीके से करो। वो उसे चेतावनी देती है इस अहम वक्त पर उसके रास्ते में मत आना, और साथ ही उसे याद दिलाती है कि उसने उसके लिए क्या क्या किया है। इतना कहकर सारा बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। ये सब मी जोंग के अंदर आग लगा देता है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। गुस्से में आकर मी जोंग इमिग्रेशन ऑफिस में फोन करती है और फैक्ट्री में काम कर रहे सभी गैर कानूनी लोगों की जानकारी दे देती है। इससे वो सारे लोग हट जाते हैं जो उसके और सारा के रिश्ते के बारे में जानते थे। इसके बाद वो वापस अपनी वर्कशॉप में जाती है और वहां मौजूद हर निशान, हर उंगलियों के निशान को मिटा देती है ताकि कोई फर्क ही न कर सके कि असली सारा कौन है और नकली कौन। और जब वो ये सब खत्म करती है तो जैसे मी जोंग पूरी तरह सारा बन चुकी होती है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ नए कलेक्शन के लॉन्च इवेंट में पहुंचती है। स्टेज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, डरावनी, ठंडी और रहस्यमयी। लेकिन इस कहानी में असली सारा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सुनसान जगह पर असली सारा उस औरत पर टूट पड़ती है जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये उनकी पहचान, उनका अतीत और उनके पूरे अस्तित्व की लड़ाई थी। सारा ने पहले कभी किसी की जान नहीं ली थी, लेकिन उस पल में वो खुद को खो बैठती है। घबराहट में वो मदद के लिए बाहर निकलती है, लेकिन सामने उसका पुराना पति आ जाता है जिससे वो सालों से नहीं मिली थी। यही वो इंसान था जिसके लिए सारा ने अपनी किडनी दान की थी, और उसी के बाद उसने अपनी पहचान बनाई, अपना नाम कमाया और एक लग्जरी ब्रांड की मालकिन बनी। जब सारा अपनी बनाई हुई कंपनी का लोगो देखती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता आ जाती है। वो अपने खून से सने हाथ पीछे छुपा लेती है और फिर अकेले वापस उसी कमरे में लौट जाती है। वहां घबराहट और डर के बीच उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पड़ी औरत ने आंखें खोल दी और उसका चेहरा सारा के चेहरे में बदल गया हो। बिना एक पल गनवाए सारा पास पड़ी एक भारी चीज उठाती है और बार बार उस चेहरे पर वार करती है जब तक कि वो पूरी तरह पहचान से बाहर न हो जाए। फिर वो एक बड़ा सूटकेस लाती है और उस शरीर को उसमें बंद कर देती है। वो इंतजार करती है जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती। फिर बिल्कुल सामान्य तरीके से वो उस सूटकेस को बाहर ले जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो स्टाफ से उस सूटकेस को ट्रक में रखवाती है और खुद उसे उस मॉल तक लेकर जाती है जहां उसकी नई ब्रांच खुलने वाली थी। जानबूझकर वो पूरे मॉल में लंबा रास्ता तय करती है ताकि हर कैमरे में उसकी मौजूदगी रिकॉर्ड हो जाए। वो ऐसा दिखाती है जैसे वो बस काम का निरीक्षण कर रही हो। सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा था। फिर वो एक तय जगह पर पहुंचती है और सूटकेस को एक छुपे हुए रास्ते में धकेल देती है। ये रास्ता सीधे एक पुराने अंडरग्राउंड नाले में जाता था जिसे सारा ने सालों पहले एक सेल्स गर्ल के रूप में काम करते हुए खोजा था। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी एक मोड़ रखा था। मी जोंग अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में वो उस गंदे अंधेरे नाले में रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है। दीवारों पर उसके उंगलियों के निशान छूट जाते हैं, एक के ऊपर एक, जैसे वो आखिरी सांस तक हार नहीं मानना चाहती थी। वो बाहर निकलने के बहुत करीब थी, लेकिन आखिरकार भी थककर ठंड में अंधेरे के बीच उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। उधर पुलिस सारा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकालने ही वाली होती है कि तभी सारा खुद ही थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो पूछताछ की कुर्सी पर बैठती है, वो बड़ी शांति से कहती है कि वो यहाँ कबूल करने नहीं बल्कि सिर्फ जांच में सहयोग देने आई है। वो हर आरोप से इनकार कर देती है, धोखाधड़ी से लेकर बाकी सभी इल्जामों तक। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक होती है, जैसे ये सब बस एक गलतफहमी हो और शायद असली खेल अब शुरू हुआ था। सारा कहती है ये दुनिया ऐसी ही है, एक तरफ चमक दमक से भरी महफिलें होती हैं और दूसरी तरफ कोई इंसान अंधेरे में ठंड से मर जाता है बिना किसी को पता चले। कप्तान पार्क तुरंत यो जिन के उस बड़े निवेश पर ध्यान देता है और दोनों को आमने सामने लाने की बात करता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। थाने आने से पहले ही सारा ने पूरा पैसा वापस यो जिन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था और उसने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बताया। फिर सारा एक बेहद अहम बात कहती है, अगर उसका ब्रांड कोई धोखा नहीं है तो यो जिन पर गबन का आरोप भी नहीं लग सकता। ये बात सुनकर यो जिन पूरी तरह उलझ जाती है क्योंकि खुद को बचाने के लिए उसे मानना पड़ता है कि ये एक सही निवेश था, और इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा के पक्ष में खड़ी हो गई। अब बिना किसी शिकायत के, बिना पुख्ता सबूत के सारा पर आरोप लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सारा हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत ही शांति से पूछताछ कक्ष से बाहर निकल जाती है। बाहर गलियारे में उसकी नजर कप्तान पार्क से मिलती है। एक पल के लिए दोनों की आंखें टकराती हैं, एक तरफ ठंडी चालाकी, दूसरी तरफ गहरी सोच। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही सारा थाने से बाहर निकलती है, कप्तान पार्क और उसकी टीम तुरंत पूछताछ की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। वीडियो उस हिस्से तक पहुंचता है जहां सारा कहती है एक तरफ रोशनी से भरी दुनिया है और दूसरी तरफ कोई अंधेरे में मर रहा है।
रहा है। तभी अचानक कप्तान पार्क वीडियो रुकवाता है। वो उस हिस्से को बार बार पीछे करके देखता है और उसे एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम सुराग मिल जाता है। तुरंत वो सारा की गिरफ्तारी का आदेश देता है। जैसे ही सारा बाहर निकलती है उसे वहीं रोक लिया जाता है और तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर नाले में मिली अनजान महिला की हत्या का शक होता है। एक बार फिर सारा को उसी पूछताछ कक्ष में लाया जाता है। सारा हैरान होती है कप्तान पार्क उसे इतनी मजबूती से क्यों निशाना बना रहा है, आखिर उसके पास क्या सबूत है। तब कप्तान पार्क बताता है ये हत्या उसी रात हुई थी जिस रात सारा ने अपना बड़ा इवेंट रखा था। सारा फिर भी बेपरवाह रहती है क्योंकि उसके पास उस रात के कई बहाने और गवाह थे। लेकिन तभी कप्तान पार्क वो सबूत सामने रखता है जिसने सब कुछ बदल दिया। पीड़िता के नाखूनों के नीचे कातिल की त्वचा के कण और खून मिला था। यह सुनकर सारा एक पल के लिए चुप हो गई। निशान मिटाए जा सकते हैं लेकिन डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता। कैप्टन पार्क ने कहा कि सारा ने खुद ही ऐसी जानकारी बता दी जो सिर्फ जांचकर्ताओं और असली अपराधी को ही पता थी। पीड़िता की मौत ठंड लगने से हुई थी और यह बात कभी भी सार्वजनिक नहीं की गई थी। इस आधार पर पुलिस ने मान लिया कि सारा ही आखिरी इंसान थी जिसने पीड़िता को जिंदा देखा था और वही एकमात्र संदिग्ध है जिसे मौत की असली वजह पता थी। कैप्टन पार्क ने यह भी कहा कि अगर सारा सच में मास्टरमाइंड होती तो वह अब तक सारे पैसे लेकर गायब हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने भी नहीं सोचा था। सारा ने चुपचाप एक सिगरेट मांगी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वह हमेशा से धूम्रपान छोड़ना चाहती थी। जिन अमीर लोगों से वह मिली वे सिर्फ एक दिन और जीने के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे, लेकिन वह चाहे जितनी कोशिश कर ले वह कभी उस जीने की चाह को समझ नहीं पाई। सिगरेट खत्म करने के बाद सारा ने खुद को संभाला और कहा कि लोग उस पर इसलिए भरोसा नहीं करते क्योंकि उसके पास कोई खास ताकत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लोगों की सबसे बड़ी चाहत को समझती है। और इस समय वह कैप्टन पार्क की सबसे बड़ी इच्छा भी समझ रही थी, उसका कबूलनामा सुनना। अचानक सारा का लहजा बदल गया और उसने कानून की बातें शुरू कर दी। उसने कहा कि किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे के भीतर वारंट लेना जरूरी होता है। अगर सबूत पर्याप्त नहीं है तो पुलिस को तुरंत उसे छोड़ना होगा और उसके बाद उसी अपराध के लिए दोबारा गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। यह सारा की आखिरी चुनौती थी। अगर वह भाग जाती तो उसे ठग कहा जाता, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो हत्यारी, लेकिन अगर 48 घंटे बाद उसे छोड़ दिया जाता तो वह बेगुनाह कहलाती। पूछताछ के कमरे की दीवार पर लगा टाइमर लगातार समय दिखा रहा था। अब समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। सारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लोग वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं, भले ही सारे सबूत उसके खिलाफ हों। इसका मतलब यह नहीं कि वही अपराधी है। उसकी यह शांति कैप्टन पार्क को और गुस्सा दिला रही थी। उन्होंने कहा कि अगर सारा निर्दोष है तो उसे गुस्से में आकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन सारा ने सिर्फ इतना पूछा, क्या आप सच में मुझ पर विश्वास करना चाहते हैं? वह शांत स्वर में बोली कि अगर वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकती तो कब का कर चुकी होती। कैप्टन पार्क ने दबाव बनाते हुए कहा कि अब एक ही तरीका बचा है सच्चाई जानने का, डीएनए टेस्ट। उन्होंने पूछा कि क्या वह सैंपल देने के लिए तैयार है। बिना एक पल सोचे सारा ने अपना मुंह खोला ताकि म्यूकोसल सैंपल लिया जा सके, फिर शांति से अपनी उंगलियों के निशान भी दे दिए। जब रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। उसका डीएनए और फिंगरप्रिंट किसी भी डेटाबेस में मौजूद ही नहीं थे। इतना ही नहीं, वे क्राइम सीन से मिले किसी भी सैंपल से मैच भी नहीं करते थे। तभी कैप्टन पार्क को समझ आया सारा शुरू से ही एक ऐसी शख्स थी जिसकी असली पहचान जैसे कभी थी ही नहीं। मामला पूरी तरह उलझ गया था। संदिग्ध भी सामने था और पीड़िता का केस भी, लेकिन पुलिस किसी की पहचान साबित नहीं कर पा रही थी। अब उनके पास सिर्फ सीमित समय बचा था और उन्हें ऐसे इंसान के खिलाफ सबूत ढूंढने थे जो एक साथ मौजूद भी था और जैसे मौजूद भी नहीं था। यह लगभग नामुमकिन काम था। उसी वक्त कैप्टन पार्क के दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसे उन्होंने पहले कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन जैसे ही वह केस में और गहराई से जाने वाले थे उनके सीनियर अचानक आ गए और केस को दूसरी टीम को ट्रांसफर करने की बात करने लगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तय समय के अंदर पर्याप्त सबूत नहीं मिले तो गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाएगी और कैप्टन पार्क पर कार्रवाई हो सकती है। फिर भी कैप्टन पार्क पीछे नहीं हटे। उन्हें भरोसा था कि वह बचे हुए समय में केस सुलझा लेंगे। उनके सीनियर ने ताना मारते हुए कहा कि जब इंसान खुद को असहाय महसूस करता है तो वह खुद को सबसे ज्यादा काबिल समझने का भ्रम पाल लेता है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि कैप्टन पार्क की यह जिद सिर्फ प्रमोशन की लालसा है। यह दबाव कैप्टन पार्क पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार वह फिर से पूछताछ के कमरे में लौटे और इस बार सारा की भावनाओं को छूने की कोशिश की। उन्होंने नरमी से बात की लेकिन सारा सिर्फ ठंडी हंसी हंस पड़ी। सारा ने कहा कि ठग अक्सर पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोगों को ही निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें अपने तर्क पर बहुत भरोसा होता है और वे सोचते हैं कि उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। खासकर वे लोग जिनकी समाज में एक पहचान होती है, उन्हें खुद पर इतना भरोसा होता है कि वे कभी नहीं मानते कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है। यह कहकर सारा ने गहरी नजरों से कैप्टन पार्क को देखा। उसने चेतावनी दी कि वह जिस तरह के इंसान की बात कर रही है वह खुद कैप्टन पार्क है। जब यह मानसिक चाल भी काम नहीं आई तो कैप्टन पार्क फिर से असली मुद्दे पर लौट आए। उन्होंने पूछा कि पार्टी के बाद सारा कहाँ गई और क्या किया। सारा ने लगभग परफेक्ट जवाब दी। उसने बताया कि वह नए ब्रांच की तैयारी के लिए शॉपिंग मॉल गई थी। सुबह करीब 10 बजे काम खत्म करके वह एक होटल में आराम करने चली गई। उसका फोन बंद था जब तक पुलिस ने उसे ढूंढ नहीं लिया। उसने खुद ही अपनी कार के डैश कैम फुटेज और होटल के रूम सर्विस रिकॉर्ड चेक करने का सुझाव भी दिया, लेकिन तभी कैप्टन पार्क को एक नया शक हुआ। सारा की बात एक और अहम गवाह की गवाही से मेल नहीं खा रही थी, सैमवॉल मॉल की प्रेसिडेंट चोई। उन्होंने पहले कहा था कि सारा के ब्रांड के लिए लीज एग्रीमेंट वैसा नहीं हुआ जैसा सारा बता
रही है। उनके अनुसार सारा के ब्रांड को मॉल में जगह देने की मंजूरी कभी मिली ही नहीं थी। इसका मतलब साफ था, दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। कैप्टन पार्क ने तुरंत अपनी टीम को भेजा यह जांचने के लिए कि क्या मॉल में सच में कोई निर्माण कार्य हुआ था। जांच में सामने आया कि सारा सच बोल रही थी। कुछ दिन पहले मॉल के अंदर निर्माण हुआ था, लेकिन अब उसके सारे निशान मिटा दिए गए थे। यह भी साफ था कि मॉल में कोई भी निर्माण या तोड़-फोड़ चेयरमैन चोई की अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता। कैप्टन पार्क को यकीन हो गया कि चोई कुछ छुपा रही है और इसके पीछे कोई मजबूत कारण है। उन्होंने सीधे चोई का सामना किया और पूछा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी उसे क्यों नकारा और क्यों जरूरी सीसीटीवी फुटेज को हटाने का आदेश दिया। वह जानना चाहते थे कि आखिर सारा ने ऐसा क्या किया कि एक इतनी बड़ी हस्ती को इस तरह रिएक्ट करना पड़ा। लेकिन चोई का जवाब पूरी तरह चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा उन्होंने यह सब सारा की वजह से नहीं किया, बल्कि कैप्टन पार्क के सवाल करने से पहले तक उन्हें खुद ये भी नहीं पता था कि उन्हें धोखा दिया गया है। बाद में जब उन्होंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी तब उन्हें पूरी सच्चाई का पता चला। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने अपनी आंखों से सारा को अपने शॉपिंग मॉल में एक बड़ा सा सूटकेस घसीटते हुए देखा था। उन्हें शक हुआ कि उस सूटकेस में पीड़िता की लाश हो सकती है और यह सोचकर वह डर गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया वह अपराधी को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने मॉल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए था। कैप्टन पार्क ने तुरंत उनकी बातों में एक अहम संकेत पकड़ लिया। उन्होंने समझ लिया कि चेयरमैन ने जरूर वह फुटेज देखी थी। चोई ने कहा कि अगर उन्होंने घटना से पहले वीडियो डिलीट किया होता तो उसे लापरवाही माना जा सकता था, लेकिन देखने के बाद डिलीट करना यह जानबूझकर सबूत मिटाने का अपराध होता। मगर अब वह वीडियो मौजूद ही नहीं थी, इसलिए कैप्टन पार्क यह साबित नहीं कर सकते थे कि उन्होंने उसे देखा भी था। इसके बाद कैप्टन पार्क ने एक सौदा पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर वह मॉल की छवि बचाना चाहती हैं तो वह मदद कर सकते हैं। लेकिन अचानक चेयरमैन चोई ने उनका रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाल लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी बातचीत का एक भी शब्द मीडिया तक पहुंचा तो कैप्टन पार्क का करियर खत्म हो जाएगा। फिर भी बातचीत खत्म होने से पहले उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई। उस रात डिनर पार्टी में उन्होंने खुद सारा के पास एक और महिला को देखा था जिसने बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहन रखी थी। यह सुनते ही कैप्टन पार्क समझ गए कि यह केस में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। पुलिस तुरंत प्रोडक्ट लॉन्च वाली जगह पर वापस गई। वहां उन्होंने देखा कि कैमरों की तारें काट दी गई थी और जगह पर खून के निशान थे। हर चीज ये इशारा कर रही थी कि यह पहले से सोची समझी योजना थी। अगर यह साबित हो जाता कि दोनों एक जैसी ड्रेस सारा ने ही बनवाई थी तो यह हत्या की तैयारी का मजबूत सबूत बन सकता था। लेकिन कैप्टन पार्क को लगा कि सारा जैसी चालाक इंसान इतनी साफ गलती नहीं करेगी। बाद में पुलिस ने उस महंगे टेलर शॉप की मालिक से संपर्क किया कि या उसने पुष्टि की कि ड्रेस सारा नाम की एक रेगुलर ग्राहक ने ऑर्डर की थी और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने बिल्कुल एक जैसी दो ड्रेस बनवाने को कहा था। कैप्टन पार्क के दिमाग में एक ख्याल आया। फिटिंग के दौरान सुई से कपड़ा सिलते वक्त शायद पहनने वाले की त्वचा हल्की सी छिल गई हो जिससे डीएनए मिल सकता है। उन्होंने ड्रेस के अंदरूनी हिस्से से डीएनए सैंपल इकट्ठा करवाए और जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट बहुत जल्दी आ गई, लेकिन उसने सबको हिलाकर रख दिया। दोनों ड्रेस से मिले डीएनए एक दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि सुई पर मिला डीएनए लगभग पूरी तरह पीड़िता के डीएनए से मेल खाता है। इसका मतलब था दोनों ड्रेस असल में उसी पीड़िता के लिए बनाई गई थी, यानी हत्या की तैयारी खुद पीड़िता ने की थी। यह समझते ही कैप्टन पार्क को एहसास हुआ कि उनका सामना कितनी खतरनाक दिमाग वाली इंसान से है। उन्हें सारा की बात याद आई। लोग वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं। अब पूरे केस की दिशा ही बदलती नजर आ रही थी। उधर पुलिस ने टेलर शॉप के सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता लगाया कि मी जोंग टैक्सी लेकर उस छोटे से हस्तशिल्प वर्कशॉप गई थी जहां वह पहले काम करती थी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो जगह लगभग खाली थी। मशीनें और रिकॉर्ड सब कुछ हटा दिया गया था। हर एक निशान इतनी सफाई से मिटाया गया था जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। और एक बार फिर ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया। पीड़िता के पास मकसद था, लेकिन संदिग्ध की पहचान साफ नहीं थी। क्राइम सीन पूरी तरह साफ कर दिया गया था और समय लगातार बीतता जा रहा था। पुलिस ने हर कोना छान मारा, लेकिन कमरे में कोई भी सुराग नहीं मिला, न एक बाल न कोई फिंगरप्रिंट। जब जांच पूरी तरह रुक सी गई तभी कैप्टन पार्क की नजर वर्कशॉप के पास काम कर रहे एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी वीस्ट्रा वर्कशॉप के मजदूरों को देखा है। उस आदमी ने बताया कि करीब 10 दिन पहले पुलिस ने छापा मारा था और अवैध प्रवासी मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सभी को देश से बाहर भेज दिया गया। उसी समय कैप्टन पार्क की नजर उस आदमी के हाथों पर पड़ी। मोटे मोटे छाले। उसने बताया कि ये सालों तक कपड़ा काटने की वजह से बने हैं, जो लगभग हर दर्जी के हाथों में होते हैं। यह बात सुनते ही कैप्टन पार्क को सीवर में मरी लड़की के हाथ याद आ गए। उसके हाथों पर भी ऐसे ही निशान थे। पूछताछ के कमरे में वापस आकर कैप्टन पार्क ने एक चौंकाने वाला अनुमान लगाया। क्या यह संभव है कि सामने बैठी महिला सारा नहीं बल्कि मी जोंग हो? शायद शुरुआत में सारा ने मी जोंग को मारकर उसकी जगह लेने की योजना बनाई थी, लेकिन हालात पलट गए और मी जोंग ने ही खेल बदल दिया। अगर यह सच था तो मी जोंग ने सारा को मारकर उसकी पहचान अपना ली और वही बन गई जो वह हमेशा बनना चाहती थी। लेकिन कैप्टन पार्क के पास इसका पक्का सबूत नहीं था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि अब असली और नकली का फर्क शायद मायने ही नहीं रखता, क्योंकि चाहे वह सारा हो या मी जोंग, दोनों पहचाने ही झूठी थी। शायद असली सारा नाम की कोई इंसान कभी थी ही नहीं। मामला ठहर सा गया था, लेकिन कैप्टन पार्क ने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने समझ लिया था कि हालात बदलने के लिए उन्हें उस चीज पर वार करना होगा जो सामने वाले के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, बुडॉयर ब्रांड। कैप्टन पार्क ने ऐलान किया कि वह मीडिया के सामने बुडॉयर की पूरी सच्चाई उजागर कर देंगे। कैसे इस ब्रांड ने लोगों को धोखा दिया, कैसे उसकी फाउंडर
की पहचान नकली है और कैसे यह सब एक हत्या से जुड़ा हुआ है। यह खुलासा उस लग्जरी साम्राज्य को पूरी तरह तोड़ सकता था। यह सुनकर सारा सच में गुस्से से भर गई। उसने चेतावनी दी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जांच से जुड़े दस्तावेज लीक करता है तो उसे सिर्फ डिमोट ही नहीं किया जाएगा बल्कि नौकरी से निकाल भी दिया जा सकता है। लेकिन कैप्टन पार्क बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सच की तलाश में है और अगर वह सच सब कुछ जलाकर राख कर देता है तो भी वह पीछे नहीं हटेंगे। वह बस अपराधी को अंत तक पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा अगर वह लड़ना बंद कर देगी तो वह भी रुक जाएंगे। लेकिन सारा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसी रात बुडोयर स्कैंडल की खबर हर जगह फैल गई। मीडिया ने धीरे धीरे यह दिखाना शुरू किया कि कैसे इस ब्रांड ने लोगों के भरोसे के साथ खेला और अपनी असली पहचान छुपाई। लोग गुस्से में थे और उस शख्स के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे थे जो इसके पीछे था। जनता ने इस पूरे मामले को किसी और की जिंदगी चुराकर जीने का घिनौना रूप बताया। उन्होंने इसे गहरी सुरक्षा और मानसिक विकृति का उदाहरण कहा। हर एक कड़वी बात उस महिला के दिल को चीर रही थी। वह टूटने के कगार पर पहुंच चुकी थी। उसे भ्रम होने लगे। उसे लगने लगा जैसे पूरा कमरा पानी में डूब रहा है और वह खुद और उसका बनाया हुआ बुडोयर साम्राज्य धीरे धीरे गहराई में डूबता जा रहा है। इस अफरा तफरी के बीच कैप्टन पार्क की आवाज गूंज उठी। उन्होंने कहा सच एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा और जब यह भ्रम टूटेगा तो लोग उसे छोड़ने में उतनी देर नहीं लगाएंगे जितना वह सोचती है। बुडोयर सच बन सकता था, बस शर्त यह थी कि वह खुद सच्ची होती। इस भारी मानसिक दबाव के सामने आखिरकार सारा टूट गई। वह अपनी कोठरी के लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगी और कैप्टन पार्क से दोबारा मिलने की मांग करने लगी। पूछताछ के कमरे में कैप्टन पार्क ने साफ कह दिया कि अगर वह खुद से सच कबूल करे और जांच में सहयोग दे तो यही उसके लिए सजा में राहत पाने का एकमात्र मौका है। इसके आगे अब फैसला उसी को करना था। इस बार सारा ने जैसे हार मान ली। उसने हत्या कबूल कर ली। जैसे ही पुलिस ने राहत की सांस ली अचानक वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली वह सारा नहीं मी जोंग है। फिर उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने सारा का चेहरा बिगाड़ दिया और कैसे उसने लाश को सीवर में फेंका ताकि सारा की मौत के बाद वह आराम से उसकी पहचान लेकर जी सके। मी जोंग ने सारे आरोप कबूल कर लिए और सजा के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। कैप्टन पार्क शांत रहे। उन्हें लगा कि यह कबूलनामा असल में खुद को नहीं बल्कि बुडोयर ब्रांड को बचाने के लिए दिया गया है जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा अहम मानती है। उनकी टीम भी समझ गई थी कि यह औरत एक कानूनी चाल चल रही है। अगर हत्या की शिकार सारा को मान लिया जाए तो बुडोयर से जुड़े धोखाधड़ी के केस खुद ब खुद खत्म हो सकते थे, क्योंकि फिर असली जिम्मेदार व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहता। अब केस का फोकस बदल चुका था। हत्या साबित करने से ज्यादा जरूरी था उसकी असली पहचान साबित करना। कैप्टन पार्क ने मी जोंग से पूछा कि उसने पीड़िता के साथ इतनी बेरहमी क्यों की। मी जोंग ने उदासी भरी आवाज में कहा कि सारा जैसी इंसान के मर जाने से दुनिया बेहतर हो जाती। उसके मुताबिक जिन लोगों को सारा ने चोट पहुंचाई और खुद वह भी, कोई भी नहीं चाहता था कि सारा जिंदा रहे। फिर भी कैप्टन पार्क ने पूरे विश्वास से कहा कि उसके सारे खेल बेकार हैं, क्योंकि सच सिर्फ एक होता है। उन्होंने कहा तुम सारा हो और तुमने ही मी जोंग को मारा है। वह औरत हंस पड़ी और बोली आप इसे साबित नहीं कर सकते। तभी कैप्टन पार्क ने अपना आखिरी दांव चला। उन्हें पता चला था कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और अस्पताल में उसके टिश्यू सैंपल जरूर मौजूद होंगे। अगर उन सैंपल्स को मेडिकल रिकॉर्ड से मिलाया जाए तो उसकी असली पहचान छुप नहीं सकती। जांच टीम तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। सबको लगा अब सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन तभी फोन आया और खबर बुरी थी। अस्पताल में रखा टिश्यू सैंपल रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। यह सुनकर उस औरत के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसने कहा इस खेल में जीत मेरी हुई। कैप्टन पार्क की बातें तर्कसंगत हो सकती हैं, लेकिन कानून के सामने साबित नहीं की जा सकती। मी जोंग जो बनकर उसने सब कुछ कबूल कर लिया था, यहाँ तक की हत्या भी। पूरी जांच टीम असमंजस में थी। उसका कबूलनामा हर सबूत से मेल खाता था, लेकिन उसकी असली पहचान साबित नहीं की जा सकती थी। समय तेजी से खत्म हो रहा था। 48 घंटे पूरे होने वाले थे और कानून के मुताबिक इसी समय में गिरफ्तारी वारंट लेना जरूरी था, वरना पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता और फिर उसी अपराध में दोबारा गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब था कि तय समय से पहले कैप्टन पार्क को फैसला लेना ही था, या तो बिना पक्के सबूत के उसे छोड़ दें या एक ऐसी सीमा पार करें जो पुलिस को नहीं करनी चाहिए। आखिरकार अंदरूनी संघर्ष के बाद कैप्टन पार्क ने फैसला कर लिया। गिरफ्तारी वारंट के नाम वाले कॉलम में उन्होंने साफ साफ मी जोंग लिख दिया। उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया गया। बाहर मीडिया का जमावड़ा था, कैमरे और सवालों की बौछार, लेकिन वह चुप रही। कोर्ट में जज ने मी जोंग को हत्या और शव को ठिकाने लगाने का दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सजा सुनाई। आखिरकार केस खत्म हो गया। सफल जांच के लिए कैप्टन पार्क को एक आदर्श पुलिस अधिकारी के रूप में सम्मान मिला। वह औरत जेल में पहुंची, कैदी की वर्दी पहनी और तभी उसके शरीर पर एक निशान दिखा, किडनी ट्रांसप्लांट का पुराना दाग। कई साल बाद कैप्टन पार्क उससे मिलने गए। उन्होंने बताया सारा नाम की इंसान को एक अज्ञात शव के रूप में दफना दिया गया, लेकिन बुडोयर ब्रांड आज भी जिंदा है। यह सुनकर महिला संतुष्टि से मुस्कुराई। उसने पूछा आखिर आपने पकड़ा किसे? समय बीत गया। कैप्टन पार्क को प्रमोशन मिल गया। बुडोयर चलता रहा और मी जोंग सारा बनकर अपनी मंजिल हासिल कर चुकी थी। कैप्टन पार्क के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, अगर कोई खुद को पीड़ित मानता ही नहीं तो क्या सच में धोखा हुआ था? उन्होंने आखिरी बार उससे वही सवाल पूछा जो सालों से उन्हें परेशान कर रहा था। महिला ने चुपचाप उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दोनों की आंखों में अनकही बातें थीं और कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में मी जोंग ही सारा थी या सारा अभी भी कहीं जिंदा है? और अगर सच कभी सामने आया तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? अगर आप चाहते हो इसका अगला पार्ट तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली होने वाली है। मिलते हैं अगले पार्ट में।